हमारे देश भारत में महज पाद देने पर किसी शख्स के ऊपर एफआईआर भी हो सकती है और उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, बशर्ते कि वह पादने वाला मुसलमान हो। दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश भारत के मुतालिक एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। उन्होंने भारत को होल्स हेल यानी नर्क का द्वार कहा था। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट लगभग सभी धर्मों में है, इसलिए पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि स्वर्ग और नरक यानी जन्नत और जहन्नम क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक एक भारत को छोड़कर पूरी दुनिया जन्नत का नमूना है। ट्रंप ने बात तो इतनी बड़ी कह दी कि कोई भी नागरिक इससे तिलमिला सकता है, मगर ट्रंप के इस बयान को गोदी मीडिया पूरा का पूरा घोंट गया। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ चर्चा हुई, मगर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। बीजेपी और आरएसएस जो दूसरों को देशभक्ति का सनद देते हैं, वे इस मामले में पूरी तरह से फेल दिखे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का जवाब देने में पूरी तरह असफल दिखे। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद हमारे हुक्मरानों ने ये सोच लिया हो कि जब दुनिया के इतने बड़े आदमी ये बात कह रहे हैं तो ये बात सही ही होगी। मैं एक देशभक्त नागरिक होने के नाते ये हरगिज़ नहीं मानता कि हमारा देश भारत नर्क का द्वार है, मगर मैं यहाँ कुछ बिंदुओं को रखता हूँ जिस पर आप गौर करें, तब शायद ये बात समझ में आए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात क्यों कही। नंबर 1, हमारे देश भारत में हर साल अनेकों महिलाओं को डायन बताकर उन्हें भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाला जाता है। भारत में आज भी ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां इंसानों की बलि दी जाती है। हालांकि सन 1829 में इस प्रथा के खिलाफ एक कानून लागू किया गया था। नंबर 2, हमारा देश दुनिया का अकेला देश है जहां मूत्र पिया जाता है, दूध बहाया जाता है और घी जलाया जाता है। हमारे देश में अनेकों कथित देवी देवताओं के अलावा चाँद, सूरज, नदी, पहाड़ और जानवरों तक की पूजा होती है। यहाँ तक कि चेचक जैसी खतरनाक और संक्रामक बीमारी को भी देवी माता का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। अब आने वाले दिनों में एड्स, कैंसर और कोरोना जैसी बीमारियों को भी देवी माता मान लिया जाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं। नंबर 3, हमारे देश के लोग अपने देश भारत को माँ का दर्जा देते हैं और इसकी वंदना करते हैं। जाहिर सी बात है, देश से बहुत प्यार करते हैं। वंदे मातरम गीत रचना में इस विचार का विस्तार मिलता है। ये अलग बात है कि मोदी के 12 साल के कार्यकाल में लगभग 20 लाख लोग भारत की नागरिकता को लात मारकर विदेशों में जाकर बस चुके हैं। नंबर 4, हमारे देश भारत में वंदे मातरम का मुद्दा बार बार उछाला जाता रहा है। समाज का एक बड़ा तबका भारत भूमि को माँ का दर्जा देता है और इसकी वंदना करता है, मगर देश के कुछ विघटनकारी संगठनों की ज़िद है
कि समाज का दूसरा तबका भी इनके साथ हो जाए। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि बंगला गीत रचना वंदे मातरम में देवी देवताओं, नदियों, पहाड़ों और जंगलों की तारीफ करते हुए इनका स्तुति गान किया गया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि हम नदियों को गंदा कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और पहाड़ों को निजी कंपनियों के हाथों बेच रहे हैं। यानी वंदे मातरम के साथ भी हम दोगलापन कर रहे हैं। नंबर 5, हमारे देश में अपना काम छोड़कर दूसरों का काम करने का चलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। पत्रकार दलाली कर रहे हैं और दलाल पत्रकारिता। धर्मगुरु धर्म का काम छोड़कर राजनीति करते दिख रहे हैं और राजनेता पुरोहित का काम कर रहे हैं। नंबर 6, दुनिया में जितने भी लोकतंत्र देश हैं, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। इस तरह देश के वोटर मिलकर सरकार चुनते हैं, मगर भारत दुनिया का निराला देश है जहां पिछले कुछ दिनों से सरकार वोटरों को चुन रही है। नंबर 7, दुनिया के हर देशों में अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का चलन है, मगर हमारे देश में अपने ही महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ी भी जाती हैं। आप जानते हैं किस महापुरुष की मूर्ति तोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बना है? जवाब है भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। भारत में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बाबा साहब अंबेडकर की ही तोड़ी जाती हैं। नंबर 8, ठीक इसी तरह कभी कभार धर्म ग्रंथों का अनादर करने की भी घटना घटती है। दूसरे धर्मों से नफरत की प्रवृत्ति इंसान को इस हद तक ले जाती है कि धर्म ग्रंथ जलाने तक बात पहुंच जाती है, मगर पूरी दुनिया में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई कि कोई मुसलमान कुरान को जलाता हो या कोई ईसाई या यहूदी बाइबल और तोरा को। मगर हमारे हिंदू भाई ही हैं जो समय समय पर मनुस्मृति जलाते देखे जाते हैं, वह भी भरी सभाओं में। नंबर 9, हमारे देश में 2 कानून हैं, समाज के एक वर्ग के लिए अलग और दूसरे वर्ग के लिए अलग। हालांकि हमारे पास एक लिखित संविधान है जिसमें गोरे काले, अमीर गरीब, ऊंच नीच, मर्द औरत का कोई भेदभाव नहीं है। एकता और समानता का प्रावधान है, मगर ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सेम अपराध समाज के 2 अलग अलग वर्ग के लोग करते हैं तो एक वर्ग के मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है और दूसरे वर्ग के मुजरिम को सस्ते में छोड़ दिया जाता है। यूपी का ताज़ा मामला है। एक हत्या होती है जिसमें 3 अपराधियों का नाम आता है, एक यादव, दूसरा राजभर, तीसरा निषाद होता है, मगर सिर्फ यादव आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है और बाकी 2 अपराधियों का एनकाउंटर नहीं किया जाता है। बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ऑन कैमरा बड़ी ढिठाई के साथ कहता है कि एनकाउंटर के मामले में हमने पुलिस वालों से कह रखा है कि जाति पूछ कर गोली चलाइए। अपने पैरों से संविधान को रौंदने वाली सूबे की सरकारों ने
क्या लगता है कि संविधान की शपथ लेकर अपना पद संभाला है या मनुस्मृति का शपथ लेकर? पार्टी आलाकमान को ये बात पूछने की हिम्मत नहीं है या फिर इसमें उनकी सहमति है, ये साफ साफ मालूम हो जाता है। नंबर 10, हमारे देश में आम नागरिकों के जान की कीमत कुत्तों से भी कम है। कुत्तों के अधिकार का केस तो सुप्रीम कोर्ट तक चला और तुरंत सुनवाई भी हुई और हेस नेस भी निकल जाता है फौरन। मगर बनारस यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में घाट पर घूमने गए एक 17 वर्षीय युवक को थोड़ी सी कहा सुनी हो जाने पर सुरक्षा गार्ड मिलकर इतना पीटते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और हत्यारों पर किसी तरह की कार्रवाई होती दिखी नहीं। मौजूदा इतिहास में कभी ऐसा दौर नहीं गुजरा होगा, चाहे शासन अफ़गानियों का रहा हो, तुर्कों का रहा हो, मुग़लों का या अंग्रेज़ों का। भारत निराला देश है जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विजेता को जेल में रखा जाता है, चाहे वह पत्रकार हो, साहित्यकार हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता। मगर बलात्कारियों को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। इसके अनेकों मिसाल मौजूद हैं, एक दो नहीं। हत्यारों और बलात्कारियों को बार बार बेल देकर पता नहीं सरकार दुनिया को क्या बताना चाहती है। ये सब इतनी ढिठाई के साथ हो रहा है कि ये बलात्कारी ही हैं जो देश के प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगते हैं। मैं बात बनारस के बीएचयू के उन अपराधियों की बात कर रहा हूँ जिनकी पहचान हो जाने के बाद भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं। नंबर 11, अभी हाल ही में जापान सरकार ने भारत से आम आयात करने से साफ साफ मना कर दिया है। पहले जापान से डॉक्टरों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। उसने जांच में ये पाया कि आम को फलने से पकने तक किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आम खाने वालों की सेहत पर उसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। हमारा देश भारत शायद दुनिया का अकेला देश होगा जहां जहरीला और मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने और खाने की खुली छूट है, वरना भारत के कई खाद्य पदार्थ विदेशों में प्रतिबंधित हैं और भारत में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पतंजलि जैसी फार्मेसी को सुप्रीम कोर्ट अक्सर समय समय पर लताड़ लगाता रहता है, मगर सब कुछ उसी तरह चलता रहता है। इंतहा तो तब हो गई कि जब एक खांसी का सिरप पीकर माँ भारती के 6 नौनिहाल हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हुआ क्या, तत्काल फार्मेसी का मालिक विदेश फरार हो गया और उसकी फार्मेसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। मगर कुछ दिन के बाद जब मामला ठंडा हो जाता है तो उसकी फार्मेसी का लाइसेंस फिर से जारी कर दिया जाता है, यानी लाइसेंस बहाल और मरीज बेहाल। नंबर 12, हमारे शहर बनारस में दूध, दही, घी, खोआ, पनीर की तो बात ही छोड़ दीजिए, पालक भी किसी सब्ज़ी की दुकान से आप खरीदेंगे तो पकने के बाद जब उसको आप खाएंगे तो उसमें से हल्की हल्की गमकसीन की महक आती है। किसी तरह की जांच नहीं। खाद्य विभाग
गहरी नींद में सोया हुआ है, वो हराम की तनख्वाह उठा रहा है और जनता जहर का निवाला खा रही है। दोस्तों, पिछले कई सालों से इंदौर शहर को भारत का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता रहा है। अब मानना ही पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार साल दर साल उसको साफ सफाई का सर्टिफिकेट देती चली आ रही है। मगर पिछले साल इंदौर का जो सच सामने आया था वो बहुत काला था। इंदौर के किसी मोहल्ले में सरकारी नल में पानी की जो सप्लाई हो रही थी उसमें सीवर का पानी मिला हुआ था, जिसको पीने की वजह से 23 लोगों की मौत हो गई थी। बात यहाँ इंदौर की नहीं है, बात ये है कि जब हिंदुस्तान के सबसे साफ सुथरे शहर का ये हाल है तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा। अब इंदौर में चूंकि मरने वालों की संख्या कुछ ज़्यादा थी इसलिए ये खबर बन गई, वरना मैं बनारस में अपने आसपास देखता हूँ हमेशा शहर की जनता इस समस्या से जूझ रही है। भारत में गाय का मुद्दा बहुत विकराल मुद्दा है, क्योंकि इसके साथ इंसानी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। 2014 से लेकर अब तक 97 लोगों को गाय के नाम पर लिंच किया जा चुका है, जिसमें 86% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। गाय के नाम पर कत्ल, गाय के गोश्त का निर्यात और बीफ कंपनियों से चंदा उगाही, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। पिछले 12 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान अनेकों बड़े बड़े फैसले लिए गए और चुटकियों में कई बिल पास करा लिए गए, और वह भी थोक भाव से। 3 तलाक, आर्टिकल 370, NCR, वक्फ बिल संशोधन वगैरह। मगर जब गाय से आम हिंदुओं की भावना जुड़ी है तो गो हत्या के खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बनाया गया। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बीजेपी शासित राज्यों में भी गो हत्या पर कोई रोक नहीं है। यूपी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गाय को कटने नहीं देंगे, और असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाय खाना है तो घर के अंदर खाओ, और बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गाय काटो लेकिन 14 साल के ऊपर की। गाय के नाम पर बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है। मुल्ला मौलवी कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अरे पशु तो तुम्हारी बुद्धि है, भला माँ और बेटे के बीच कुछ घोषित करने की आवश्यकता है क्या? अच्छा चलिए, अब ये बताइए कि जब गाय बीमार होती है तो आप उसे सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर क्या MBBS डॉक्टर से इलाज कराते हैं, या उसका इलाज पशु डॉक्टर ही करता है? या जब आप गायों की गणना करते हैं तो इनकी गिनती इंसानों के कॉलम में आप करते हैं या पशुओं के कॉलम में करते हैं? आपको जनता की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। आपको राजनीति के लिए सिर्फ गाय का इस्तेमाल करना है और गाय के नाम पर मौत का तांडव भी करना है। नंबर 14, हमारा देश भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। दुनिया में भारत ही अकेला ऐसा देश है जहाँ की पढ़ी लिखी जनता जाहिलों को अपना नेता चुनती है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का शपथ समारोह आप लोगों को याद होगा। राज्यपाल उनको शपथ दिला रहे थे
और उस शपथ की लिखी हुई कॉपी भी उनके हाथ में थी। उनको सुनकर और न समझ में आए तो देखकर भी पढ़कर शपथ ले लेनी थी, मगर वे लफ्ज़ों की अदायगी भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जगह कह रहे हैं कि उत्तराखंड 2020 में बना, जबकि 2001 में उत्तर प्रदेश का उत्तरी कुछ हिस्सा अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। शुरू में उसका नाम उत्तरांचल था, लगभग 2007 में उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बीजेपी के एक शिक्षा मंत्री हैं जो 6,07,636 पढ़ नहीं पा रहे थे, 4 बार पढ़े और 4 बार गलत। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाली के गैस से डायरेक्ट पाइप लगाकर निकालकर उससे चाय बनाने की बात करते हैं और बादलों के बीच रडार भेजने की बात करते हैं। इस तरह की जाहिलाना बात करते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि इन्होंने अगली बात जो कही है वो काफ़ी खतरनाक, इतनी खतरनाक बात कही है कि खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। उन्होंने कभी कहा था कि हमारे पिता दामोदर दास मोदी 1957 के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 साल की उनको जेल हुई थी और जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1947 में पैदाइश होती या 48 में पैदाइश हुई होती तो ये कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन वास्तव में इनकी पैदाइश हुई है 1950 में। आप इनका जन्मदिन सर्च करके देख सकते हैं। उन्होंने खुद अपने आप को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। मैं इनकी डिग्री पर शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे देश भारत में हिंदू महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की समय समय पर नसीहत की जाती है। मज़ेदार बात ये है कि ये नसीहत उन्हीं लोगों की तरफ से की जाती है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी शादी ही नहीं की। बताइए, पूरी दुनिया में कहीं और ऐसा होता होगा? अभी हाल ही में इटली में एक शख्स को बलात्कार के अपराध में 10 साल की सज़ा दी गई है। और पता है जज ने क्या कहा? जज ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा कि क्या इंडिया समझ लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और दूसरे साथियों तक भी इसको भेजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।